स्वागत है दोस्तों आपका चैनल पे। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो यार पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो तो मोस्टली या तो शॉर्ट नोट या फिर अगर लॉन्ग में भी एग्जामिनर को देने का मन करे तो लॉन्ग में भी दे सकते हो पूरा क्वेश्चन। तो ये जो मैंने नोट्स पे प्रिपेयर किए हैं ये पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं, यानी कि 10 या 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए हैं। तो यार आप चाहो तो डायरेक्ट फुल का फुल इसी को चेप सकते हो अपने 10 मार्क्स क्वेश्चन में। तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार पेप्टिक अल्सर डिजीज जो है वो है क्रॉनिक अल्सरेशन अफेक्टिंग द ड्यूडेनम एंड स्टमक। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज में क्रॉनिक अल्सरेशन हो जाते हैं, म्यूकोसल अल्सरेशन मतलब अल्सर्स हो जाते हैं कहाँ, ड्यूडेनम और स्टमक में। एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी इन्फेक्शन मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, या तो एनसेड्स, या तो तीसरा हो गया सिगरेट स्मोकिंग। मोस्ट कॉमनली इसी से एसोसिएट होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। ये अगली स्टेज होती है हमारे गैस्ट्राइटिस की मोस्टली। देन पेप्टिक अल्सर्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली अकर्स इन गैस्ट्रिक एंट्रम और ड्यूडेनम। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के एंट्रम पे होता है या तो ड्यूडेनम में, मतलब ड्यूडेनम के प्रॉक्सिमल पार्ट में। अब हम लोग वो डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में। तो यार हमारे रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए। तो सबसे पहला हमारा तो वही हो गया एच पाइलोरी इन्फेक्शन। सिगरेट यूज़ यार मतलब अगर कोई बंदा सिगरेट यूज भी कर मतलब सिगरेट स्मोकर भी है और एच पाइलोरी का इन्फेक्शन भी हुआ है तो यार उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के लिए। फिर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ जिसकी वजह से पूरा जो एसिड है वो पीछे की तरफ बैकफ्लो होगा। देन ड्रग्स या लाइक कोकेन जो कि म्यूकोसल ब्लड फ्लो रिड्यूस करता है जिसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं। ब्लड की वजह से ही रीजनरेटिव कैपेसिटी आती है हमारे म्यूकोसा में। देन एनसेड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्योंकि ये हमारे जो हाउस कीपिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनका सिंथेसिस कम कर देते हैं। देन लिवर अल्कोहलिक सिरोसिस। देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से एसिड गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। एंडोक्राइन सेल का हाइपरप्लेजिया जिसकी वजह से एसिड सिक्रेशन बढ़ जाता है। ज़ोलिंगर एल्सन सिंड्रोम गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है ड्यू टू ट्यूमर जिसके गैस्ट्रिन का सिक्रेशन बढ़ता है जिसकी वजह से एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है। देन यार जो आते हैं कुछ वायरल इन्फेक्शन लाइक CMV herpes सिम्प्लेक्स वायरस। तो यार एपिडेमियोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो ये जो होता है मेनली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं लाइक अमेरिका UK ये सब जितनी होगी ना डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पर एसिडिक फूड ज़्यादा खाया जाता है। एसिडिक फूड जैसे अपना हो गया मीट जितनी भी मीट वाली डाइट जिसमें जो ज़्यादा खाते हैं ना तो यार उनको ये पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो हमारी प्रोटीनिशियस डाइट होती है मतलब मीट जो मोस्टली प्रोटीन ही है, प्रोटीनिशियस डाइट जो होती है उसकी वजह से एसिड का सिक्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यार प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड का सिक्रेशन करती है हमारी बॉडी। देन यार सेकेंड ओल्डर एज ग्रुप, और ओल्डर एज ग्रुप में तो हमारा म्यूसिन और बाइकार्बोनेट ऑक्सीजन कम हो जाता है, वो भी एक फैक्टर हो ही गया। और दूसरा क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो एनसेड्स का यूज़ बढ़ता जाता है। लाइक एस्पिरिन जो है वो जो 75 mg एस्पिरिन हो गया वो हम यूज़ करते हैं हमारे MI के प्रोफाइलेक्सिस में। और जितने पेन किलर में मेनली खाते रहते हैं हमारे ओल्ड एज के जितने भी पीपल्स हैं, डाइक्लोफेनेक वगैरह ये सब तो खाते ही रहते हैं वो आर्थराइटिस वगैरह के लिए, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़े पॉपुलेशन में आते हैं जिनको पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। देन या थर्ड हमारे पास आता है सिगरेट्स एंड कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज। कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज इसलिए क्योंकि वो जो ब्लड हमारी म्यूकोसा तक जा रहा है वो जा ही नहीं पाता है कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज की क्योंकि ड्यू टू डिक्रीज्ड म्यूकोसल ब्लड फ्लो और डिक्रीज म्यूकोसल ब्लड फ्लो कम हुआ जिसकी वजह से हीलिंग कम हो जाएगी। अलग हाइपोथेसिस है मतलब एक अलग थ्योरी है जो कि बोलती है कि जिसको भी म्यूकोसल एट्रोफी हो जाती है तो वो प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारे एंट्रल और ड्यूडेनल अल्सर्स के। ये मैं आपको समझाता हूँ एक बार। जैसे अगर किसी बंदे को पेप्टिक अल्सर डिजीज हुई
विद इन गैस्ट्रिक फंडस और बॉडी। ये मेनली अपने एच पायलोरी या फिर ऑटोइम्यून हुई, तो जिसकी वजह से ना एसिड का सिक्रीशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार जहाँ पर भी ये अल्सर्स और गैस्ट्राइटिस हुआ है तो वहाँ पर म्यूकोसा की एट्रोफी हो जाती है, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एट्रोफी हो गई। एट्रोफी मतलब वहाँ के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे छोटे होने लगे और कम होने लगे, डिक्रीज इन नंबर। तो यार जब जैसे ही वहाँ के अगर पेराइटल सेल्स वगैरह भी कम हो गए, जिसकी वजह से एसिड का सिक्रीशन हो गया कम, तो वो जो बंदे होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं एंट्रल और ड्यूडेनल अल्सर से। ये एक नॉर्मल थ्योरी थी। देन यार हम लोग देखते हैं पैथोजेनेसिस क्या होता है हमारे पेप्टिक अल्सर डिजीज का। तो यार पेप्टिक अल्सर डिजीज का जो पैथोजेनेसिस होता है वो होता है इम्बैलेंस बिटवीन म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म एंड डैमेजेस फैक्टर दैट कॉज द गैस्ट्राइटिस। तो यार पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि गैस्ट्राइटिस के गैस्ट्राइटिस से बचाने के लिए हमारी जो स्टमक है उसमें कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। तो यार आप एक बार उस वीडियो को जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। तो उसी में मैंने सारे फैक्टर्स अच्छे से समझाए हैं, जैसे हमारा म्यूसिन का सिक्रेशन हो गया, बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन, एपिथेलियल सेल्स का रीजनरेटिव पावर और एल्कलाइन टाइड। ये जब जितने फैक्टर हैं ये सब जब कम होने लगते हैं, मतलब ये जो हमारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हो गए ये डिक्रीज हो गए या तो डैमेजिंग फैक्टर इंक्रीज हो गए, तो तभी हमें पेप्टिक अल्सर डिजीज हो जाती है, पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी अब हम लोग देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है हमारे पेप्टिक अल्सर डिजीज की। तो मॉर्फोलॉजी में जो मोस्ट कॉमन होता है, एमसी का मतलब मोस्ट कॉमन, वो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में होते हैं, फ्यू सेंटीमीटर ऑफ पायलोरिक वेल्व इन्वॉल्व एंटीरियर ड्यूडेनल वॉल। ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है कि कहाँ पर हमारे ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं। देन गैस्ट्रिक में जो हमारे गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर्स हैं वो लेसर कर्वेचर के पास मोस्ट कॉमनली होते हैं, नियर द इंटरफेस ऑफ बॉडी एंड एंट्रम। जहाँ पर बॉडी और एंट्रम मिल रहे होते हैं वहाँ पर हमारे मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर्स होने के। और जो यार एक हमारा हो गया सॉलिटरी, ये जो हमारे पेप्टिक अल्सर्स होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, मतलब सिंगल सिंगल पाए जाते हैं। लाइक हमने गैस्ट्राइटिस में देखा था, उसमें जो हमारे स्ट्रेस रिलेटेड अल्सर्स थे वो मेनली मल्टीपल्स में प्रेजेंट थे। तो यार ये उन दोनों का एक डिफरेंशिएटिंग फीचर हो गया। ये राउंड टू ओवल होते हैं और शार्पली पंच्ड आउट होते हैं। देखिए जैसे ये राउंड टू ओवल अल्सर्स हैं और पंच्ड आउट है, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए हैं। देन एक्टिव अल्सर शो न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो यार वहाँ पर इन्फ्लामेशन के साइंस भी मिलते ही हैं अगर अल्सर एक्टिव है तो। और ये मेनली इनमें ना मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। हमारे जो पेप्टिक अल्सर्स हैं उन्हें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रेयर केसेस में होता है। तो यार हम लोग लिखते हैं कि क्लिनिकली वो जो हमारा पेशेंट है वो कैसे हमको प्रेजेंट करेगा। तो यार वो पहले तो एपिगैस्ट्रिक बर्निंग हो गई, उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में बर्निंग सेंसेशन होगी। दूसरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पेप्टिक और ड्यूडेनल अल्सर्स हुए, जिसकी वजह से हमारा जो इंट्रिंसिक फैक्टर है आयरन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हमारे साइनोकोबालामिन का भी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम को शो करेगा। देन हीमोरेज शो कर सकते हैं हमारे एंडोस्कोपी में, या परफोरेशन एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसके लिए हमको सर्जरी करनी पड़ती है बहुत जल्दी। देन यार पेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स आफ्टर मील, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो कॉमन साइंस ही होते हैं हमारे जितने भी स्टमक डिजीज हो गई, स्टमक और जीआईटी की जितनी भी डिजीज हो गई। वेट लॉस, क्योंकि अच्छे से अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो फूड। और ये एक मेन पॉइंट है, जो उसका पेन होगा, मतलब गैस्ट्रिक पेन होगा, वो रेफर करेगा बैक की तरफ, बैक, चेस्ट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट विथ पेनिट्रेटिंग अल्सर्स। मतलब जितने भी पेनिट्रेटिंग अल्सर्स हैं उनका जो पेन होगा वो बैक, चेस्ट और अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट की तरफ रेडिएट करेगा। तो यार हम लोग इन पेन्स को बहुत इजीली हमारे पेरिकार्डाइटिस या फिर जितने भी हमारे हार्ट के रिलेटेड पेन्स है ना लेफ्ट क्वाड्रेंट में जैसे आते हैं, तो हमारे जितने भी हार्ट के रिलेटेड जो पेन होता है उससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
हम लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे करेंगे लोग। तो यार ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो जो हमारा एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। देन एच पायलोरी के इन्फेक्शन को ठीक करेंगे। देन यार हम लोग जितने भी एनसेड्स हैं जो कि बहुत मेजर रोल निभाते हैं अल्सर अल्सर के फॉर्मेशन में, उसको विदड्रॉ कर लेंगे, या तो उसके लिए कोई और अच्छा अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, या तो फिर सर्जिकली हम लोग मतलब वेगस के कुछ फाइबर्स काट देते हैं जिसकी वजह से जो हमारा एसिड सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। और फिफ्थ हमारा हो गया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, हम लोग पीपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन अब हम लोग देखते हैं कि हमारे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के। तो यार जो हमारे कॉम्प्लिकेशन होगा उसमें पहला हमारा आता है ब्लीडिंग, कि जो हमारे अल्सर्स हैं वो ब्लीड करना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत सबसे मोस्ट कॉमन यही कॉम्प्लिकेशन होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, और यही मतलब 25% अल्सर डेथ का यही रीज़न है। देन हमारा जो सेकंड आता है वो आता है परफोरेशन। देन परफोरेशन ये ज़्यादा थोड़ा मतलब बहुत कम कॉमन है, मतलब थोड़ा ये हमारे ब्लीडिंग से तो कम कॉमन है, और ये 2/3 ऑफ अल्सर डेथ, मतलब अगर ये हो गया तो डेथ मेनली हो ही जाती है। और फिर हमारा थर्ड आता है वो आता है ऑब्स्ट्रक्शन, और ये होता है मेनली क्रॉनिक अल्सर्स में, मेनली एक्यूट अल्सर्स में होता है, क्रॉनिक अल्सर्स में होता है ऑब्स्ट्रक्शन। और ये मेनली 2% ऑफ पेशेंट्स में हो जाता है विथ पीओडी। और ये मेनली ड्यूडनल अल्सर्स में होता है, ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूडनल अल्सर्स में होगा। और ये रेयरली कॉज टोटल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग। कभी ये बहुत मतलब रेयरली टोटल पूरा फुल गट का ऑब्स्ट्रक्शन भी करा देता है। देन यार अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे ड्यूडनल और गैस्ट्रिक दोनों अल्सर्स में क्या क्या डिफरेंस है। जो हमारे ड्यूडनल अल्सर्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं, 4 टाइम्स मोर कॉमन देन गैस्ट्रिक अल्सर्स। और यूजुअली जो हमारे ड्यूडनल अल्सर्स हैं वो 20 से 25 साल की उम्र के लोगों में होता है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हमारे होते हैं वो होते हैं मेनली बूढ़े लोगों में, यानी 60 से ऊपर साल की एज में। और ये मोर कॉमन इन मेल्स हैं। और जो ये भी है दोनों अल्सर जो है मेनली मेल्स में पूरे कॉमन होते हैं ज़्यादातर। देन ईटियोलॉजी में इसका जो मेन रीज़न है वो है एच पायलोरी का इन्फेक्शन या हाइपर सेक्रेशन ऑफ एसिड, और एल्कोहलिक सिरोसिस, टोबैको, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, क्रॉनिक पैंक्राइटिस और ब्लड ग्रुप ओ। और हमारे जो गैस्ट्रिक अल्सर्स में मेन ईटियोलॉजी है वो है एच पायलोरी का एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, और म्यूकस बैरियर का डिस्टर्ब हो जाना, गैस्ट्राइटिस, पाइल रिफ्लेक्स, और ड्रग्स लाइक हमारे ओपियोइड्स वगैरह हो गए, और अल्कोहल एंड टोबैको। पैथोजेनेसिस में म्यूकोजल डाइजेशन फ्रॉम हाइपर, जो म्यूकोजा है उसका डाइजेशन फ्रॉम एसिड, जो फ्रॉम हाइपर एसिडिटी जिसका मेन रीज़न हो गया। प्रोटेक्टिव गैस्ट्रिक बैरियर जो है वो डैमेज हो सकता है इसमें, लेकिन जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर सिस्टम इसमें हमारा जो म्यूकस बैरियर है वो सिग्निफिकेंटली वो सबसे मतलब वही डैमेज होता है, वही इसका मेन रीज़न हो गया गैस्ट्रिक अल्सर्स का। और ये जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गया उसकी पैथोजेनेसिस में मेनली जैसे ज़ोलिंगर एरिसन सिंड्रोम हो गया, उसमें गैस्ट्रिन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें भी गैस्ट्रिन की हाइपर सिक्रेशन की वजह से ही होता है गैस्ट्रिक अल्सर्स। पैथोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम में मोस्ट कॉमन है और ज़्यादातर सिंगल पाए जाते हैं। और हिस्टोलॉजिकली इसकी कंपोज ऑफ 4 लेयर, नेक्रोटिक, सुपरफिशियल एक्सुडेट, ग्रैनुलेशन टिश्यू एंड रिकार्टिजेशन। और जो हमारा पैथोलॉजिक चेंजेस होते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स में वो होते हैं लेसर कर्वेचर के पास ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, सिमिलर टू ड्यूडनल अल्सर्स, सिंगल पाए जाते हैं ये। अनलाइक स्ट्रेस अल्सर्स जो होते हैं वो मल्टीपल में पाए जाते हैं, और हिस्टोलॉजिकली इनको दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन में हमारे जो हेमोरेज हो गया, परफोरेशन, और समटाइम्स ऑब्स्ट्रक्शन। मैलिग्नेंट ट्रांसमिशन नहीं होता है मोस्टली। और जो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स में हो गया उसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो होता है हेमोरेज, ऑब्स्ट्रक्शन, और मैलिग्नेंट ट्रांसफर हो सकता है, बहुत कम केसेस में होता है। क्लिनिकल फीचर जो हमारा पेन होता है वो मेनली खाना खाने के
2 से 3 घंटे बाद होता है। और जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर्स के पेन हो गए, वो हमारे एक जस्ट खाना खाने के बाद होता है। इसमें हमारे ड्यूडेनल अल्सर्स में नाइट पेन बहुत कॉमन है, क्योंकि खाना उसमें पच चुका होता है और वो ड्यूडेनम में जाने वाला होता है खाने के 2-3 घंटे बाद हम लोग जब सोने की कोशिश करते हैं। इसमें नाइट पेन नहीं होता है गैस्ट्रिक अल्सर्स में। जो हमारे ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं उसमें वॉमिटिंग बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर्स है उसमें वॉमिटिंग बहुत कॉमन है। देन वेट लॉस इतना कॉमन नहीं है हमारे ड्यूडेनल अल्सर्स में, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन वगैरह है वो तो अब्सॉर्ब हो जाएगा आगे जाके। लेकिन जो हमारा गैस्ट्रिक अल्सर है वो तो डायरेक्ट उसमें वॉमिट, बंदा जो है वॉमिट कर देता है, इसकी वजह से जो वेट लॉस है बहुत जल्दी होता है। और राइट हाइपोकॉन्ड्रिया राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में इसमें टेंडरनेस देखने के लिए मिलती है, और दर्द उसका राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में होता है, और गैस्ट्रिक में एपिगैस्ट्रिक रीजन के आसपास, मतलब दोनों की लोकेशन क्या वही है। और बस यही है यार, जो जितने भी हमारे फैक्ट डिफरेंस हो गया। तो यार ये था हमारा पूरा पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के बारे में। तो यार मैंने ये 2 बुक से लेके बनाया था। एक तो हमारी रॉबिन्स हो गई, और दूसरी हमारी हर्षमोर। तो यार होप करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो यार अगर 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये इतना इतना कंटेंट काफ़ी है आपके लिए। और इसमें मतलब इसमें मैंने एकदम बहुत छोटे छोटे करके लिखा हुआ है, आप तो इसको आराम से पॉइंट पूरा सेंटेंस वाइज सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। तो यार ये नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यार मिलता हूँ मैं आपका भाई नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।